जाति भेदोच्छेदक संस्था की जाति संघ संबंधी नीति क्या हो? वर्तमान में हिंदुस्तान में जो जन्मजात जाति भेद माना जाता है, उसे नष्ट किए बिना हिंदू राष्ट्र की सामुदायिक एकता, पराक्रम एवं प्रगति क्षमता बढ़ना अब संभव नहीं है। यह बात जिन्हें अच्छी तरह जच गई है और उस जाति भेद को निर्मूल करने जो व्यक्तिगत या संगठन बनाकर सक्रिय प्रयास कर रहे हैं, उनके सामने यह प्रश्न हमेशा उपस्थित होता है कि आज की जन्मजात जाति भेद की संस्थाएं यदि जड़ मूल से समाप्त हो गई, तो उस समाप्ति के प्रयास के रास्ते में इस जाति संघ रूपी प्रचंड बाधा को हटाने की सरल से सरल, व्यावहारिक और कम से कम हानिकारक कौन सी नीति स्वीकार करना कठिन है। जाति निर्मूलक संस्था क्या इस जाति संघ से कोई संबंध रखे ही नहीं, या रखे तो कैसा रखे? जाति संस्था के कुछ उपयोग हैं क्या, और हों तो उससे होने वाली अत्यंत घातक हानि टालकर उसका जो तत्कालिक उपयोग है, क्या उतना ही प्राप्त किया जा सकता है? वर्तमान के जाति संघ को चुटकी बजाते ही समाप्त करना संभव है क्या? और यदि नहीं, तो जब तक वह समाप्त नहीं होता, तब तक के दीर्घ संक्रमण काल में उस जाति संघ के उपद्रवी पहाड़ों को कहाँ चक्कर लगाकर, कहाँ बगल दिखाकर, कहाँ लग्गा लगे, तो उसके बीच से ही सुरंग खोदकर अर्थात न्यूनतम प्रतिकार की नीति से अपने जाति निर्मूलन आंदोलन का रास्ता किस तरह से खोला जा सकता है? जाति निर्मूलक संस्था की जाति संघ के संबंध में नीति क्या हो? हिंदू संगठन के इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में एक सुनिश्चित कार्यक्रम हमारी जाति निर्मूलक संस्था के सामने रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उस संबंध में अपना अभिप्राय हम इस लेख में विस्तार से एक बार स्पष्ट करना चाहते हैं। हमारी जाति हिंदू, अन्य कोई भी उपजाति हम नहीं मानते, या हम किसी भी जाति संघ के सदस्य नहीं हैं। इस लेख के प्रारंभ में ही इस विषय के तथा हमारे संबंध में किसी तरह का भ्रम उत्पन्न न हो, इसलिए यह स्पष्टता से कहना आवश्यक है कि हम स्वयं हिंदू जाति को ही अपनी अनन्य जाति मानते हैं। स्पर्श या ब्राह्मण या चित्पावन आदि कोई भी उपजाति हम नहीं मानते, या वैसे किसी भी जाति संघ की सदस्यता हमने नहीं ली है। रत्नागिरी के चित्पावन संघ की सदस्य हमने ग्रहण की है। ऐसी हवा गत 2-3 सालों से जो महाराष्ट्र में फैलाई गई है, वह पूर्णतः निराधार है। राष्ट्रवीर आदि कुछ पत्रों ने जब ऐसे लेख और उन पर टीका छापी कि एक तरफ जाति उन्मूलन का समर्थन करते हुए दूसरी ओर हमने चित्पावन संघ की सदस्यता स्वीकार करने का कपटपूर्ण व्यवहार किया है, तभी हमने उसका प्रतिवाद किया था। पर उधर कुछ लोगों ने अपनी सुविधा के लिए उस पर ध्यान न देने का कपटपूर्ण व्यवहार अभी भी चालू रखा हुआ है। उसे पढ़कर हमारे कुछ अपने सहयोगियों की दृष्टि में उसका प्रतिवाद न आने से वे भी भ्रमित हो रहे हैं, और उनको निर्भीड आदि समाचार पत्रों में बीच-बीच में हमारे व्यवहार की विसंगति के विषय में शंकाकुल परंतु सदिच्छायुक्त लेख छपवाए हैं। परंतु हमारे विरोधियों की टीका और सहभागियों का भ्रम मूलतः ही निराधार है। यह हम इस लेख के में प्रारंभ में ही फिर से खुले रूप से कह रहे हैं। मैं चित्पावन संघ के 2 अधिवेशनों में उनके निमंत्रण पर उपस्थित था और उनके आग्रह पर व्याख्यान भी दिए थे। परंतु हम केवल हिंदू जाति को मानते हैं, और आज जिसे जन्मजात कहा जाता है, परंतु जे जो केवल पोथीजन्य है और हिंदू संगठन के लिए हर तरह से घातक है, ऐसा जाति भेद मैं मानता नहीं। यह साफ-साफ मैंने कहा था। मैं एक बार मुंबई प्रांतिक महार जाति परिषद का अध्यक्ष था। मालवण के रत्नागिरी अस्पृश्य परिषद का भी अध्यक्ष था। रत्नागिरी में आयोजित महार जिला परिषद का भी अध्यक्ष था। संगमेश्वर वैश्य परिषद ने मुझे बुलाया था, इसलिए वहां गया था। कुछ समय पूर्व स्थापित मराठा शिक्षा परिषद के अनेक संचालकों से हमने चर्चा की, परंतु इससे जैसे हम महार, चमार, बनिया या मराठा जाति के नहीं हो जाते, या उन जातियों को मानता हूं ऐसा नहीं होता, उसी प्रकार उस चित्पावन संघ में बुलाने पर गया, उनसे विचार विनिमय किया। इसलिए चित्पावन जाति को हम मानते हैं, या जाति उन्मूलन के काम में वह जाति अपवाद होने से उसे वैसे ही रोटी बंद बेटी बंद रहने दी जाए, ऐसा समझते हैं, ऐसा निर्णय करना एकदम भूल होगी। उसमें भी रत्नागिरी के चित्पावन संघ ने प्रगति प्रियता और राष्ट्रीय व्रति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह बहुत अनुकरणीय है। अपने उस उदाहरण से वह संघ विघटन की आपत्तियों से काफी कुछ मुक्त हो गया है। हमारी ओर से ही उनको ये आग्रह किया गया था कि वे अपने विधान में निम्न सिद्धांत जोड़ लें। वह सिद्धांत ऐसा है कि रत्नागिरी चित्पावन संघ के कार्यक्रमों में none of the activities of the society shall have any connection with any movement for the creation and furtherance of disparity based on birth alone.
माने केवल जन्म आधारित किसी तरह की मानी जाने वाली ऊंच नीच की भावना को यह समिति मान्यता नहीं देगी तथा जाति अंतर्गत केवल मानी हुई जन्मजात श्रेष्ठता कनिष्ठता को बढ़ावा देने वाले किसी भी आंदोलन से संबंध नहीं रखेगी। किसी जाति या किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष गुणों से जो भी योग्यता निश्चित होगी उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाएगा और इसी सूत्र के अनुसार चित पावन लोगों की उनके प्रकट गुणों के अनुसार जो पात्रता होगी वही उनकी पात्रता और उसी मान से अन्य किसी भी जाति के उतने ही योग्य व्यक्ति को जो अधिकार मिलेंगे उतने ही उसे मिलेंगे। चित्पावन कुल के या ब्राह्मण जाति के मानकर उनकी जन्मजात श्रेष्ठता मानी जाए या जन्मजात विशिष्टाधिकार उसे मिले, ऐसा केवल बाप के नाम पर प्राप्त हो ऐसी भिक्षा न मांगे। देवायते कुले जन्म मदायतम तु पौरुषम, वे ऐसी स्वाभिमानी महत्वाकांक्षा रखें और वैसी गुणाधिष्ठित योग्यता संपादन करने का सांधिक प्रयास करने के लिए जाति संघों की स्थापना करना है तो करें, जिससे वे हिंदू संगठन की राष्ट्रीय दृष्टि से कम आपत्तिजनक साबित हों। ऐसा ही आग्रह हमने अपने भाषण में उस संघ से किया था और उस समिति ने भी अपने विधान के ज्ञापन पत्र में उपर्युक्त आशय की प्रतिज्ञा कर डाली। आज हिंदुस्तान में जो हजारों जाति संघ हैं, वे सभी यदि यही नीति अपना लें तो अखिल हिंदू संगठन के काम में जितनी हानि आज हो रही है उतनी नहीं होगी। वह कैसे होगा, यह हम इसी लेख में आगे स्पष्ट करेंगे। जाति भेद के विषैले सांप का विषदंत कौन सा है? जाति भेद को नष्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस विषय का विस्तृत विचार हमने आज तक कुछ लेखों में किया। उनमें से जो बिंदु ध्यान में रखे जाने चाहिए वे संक्षेप में निम्न हैं। आज के जाति भेद का अति विघातक मूल बिंदु यह है कि किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता नीचता उसके गुणों के आधार पर निश्चित नहीं की जाती। व्यक्ति की श्रेष्ठता नीचता वह व्यक्ति किस जाति में उत्पन्न हुआ इस आधार पर ठहराई जाती है। उसकी जाति पोथी जनित सूत्र के किस स्थान पर हजार वर्ष पूर्व लिखी गई उसी आधार पर ही निश्चित की जाती है। मनुष्य के गुणों का विचार न कर केवल जन्म से ही उसकी श्रेष्ठता नीचता निश्चित की जाती है और इस माने पोथीजन्य ऊंच नीच के आधार पर मनुष्य को जन्मतः कुछ अधिकार या न्यूनताएं प्राप्त हो जाती हैं, इसका विचार नहीं किया जाता। उसके स्वयं के गुण के आधार पर उसकी पात्रता क्या है या हो सकती है, इसका बिल्कुल विचार न कर वह जिस जाति में जन्मा उस आधार पर वह अधिकार भोग सकता है। जाति जाति में जो बैर और फूट उत्पन्न होती है उस सबका मूल इसी में है। प्रत्यक्ष पात्र की पात्रता का विचार न करते हुए मानी हुई जन्मजात ऊंच नीच के अनुसार प्रदत्त विशिष्टाधिकार में ही वह निहित माना जाता है। जाति भेद नामक प्राणघातक सांप का मुख्य विषैला दांत यही है। हिंदू संगठन के लिए हानिकर सारी रूढ़ियां एवं बैर मानी हुई जन्मजात ऊंच नीच पर किस तरह अवलंबित है, इसको जानने के लिए 10-5 उदाहरण देखें। व्यवसाय बंदी। जो उच्च कुल में जन्मा उसकी पात्रता अपात्रता का विचार न कर उसे उच्च व्यवसाय करने का तथा पोथी जनित नीच कुल में जिसने जन्म लिया उसे नीच धंधे का अधिकार सुरक्षित करती है। पुरोहित का लड़का मूर्ख हो तो भी पुरोहित, क्षत्रिय का लड़का चोर, डरपोक हो तो भी सैनिक, भंगी का लड़का बुद्धिमान हो तो भी भंगी, महार से भी नीच। आज व्यवसाय बंदी टूटी है, फिर भी पुरोहित और भंगियों के काम उस पोथी जनित ऊंच नीच पर जन्म से ही बटे हुए हैं। स्पर्शबंदी। किसी की जाति महार है माने वह अस्पृश्य है, फिर वह राजभोज, काजरोलकर या अंबेडकर ही क्यों न हो, और ब्राह्मण या बनिया के घर जन्मा इसलिए पुरोहित, सेठ जी, स्पर्श्य, फिर वह स्वयं क्षय पीड़ित पापी दिवालिया दुरात्मा ही क्यों न हो। वेदबंदी। शिवाजी क्षुद्र कुल में जन्मे और तुकाराम बनिया थे, इसलिए वेद पठन का अधिकार उन्हें नहीं। अरविंद, श्रद्धानंद, विवेकानंद अब्राह्मण थे, इसलिए संन्यास और वेद पठन के लिए अनाधिकारी और निरक्षर। वेद विक्रेता या रसोइया हो तो भी ब्राह्मण कुल का है, इसलिए उपनिषद का अधिकारी। सन्यासी के वस्त्र उसकी पैतृक संपदा। रोटी बंदी। गंदा ब्राह्मण हो, द्वेषद्रोही बालाजी नातू या सूर्याजी पिसाल हो तो भी उसके साथ भोजन करने से अन्य ब्राह्मणों की या क्षत्रिय की जाति नहीं बिगड़ती। वह पंगत का अधिकारी है, पर एकदम स्वच्छ शाकाहारी देशभक्त आदि आदि हो, पर भंगी हो तो उसके साथ भोजन करते ही जाति नष्ट होती है। ब्राह्मण का मराठा का धर्म डूबता है। गांधी के साथ भोजन करना ब्राह्मण के लिए, मराठा के लिए निषेध, पर किसी ब्राह्मण के गंदे भोजनालय में भोजन करने से जाति नहीं बिगड़ती। मृत मांस भक्षी महार यदि भंजा
भजनानंदी शाकाहारी साधु भंगी के घर खाए तो जाति भ्रष्ट, क्योंकि भंगी महार से नीच जाति का यह मान्यता है। जहाँ रोटी बंदी की यह स्थिति है, वहां बेटी बंदी की तो बात ही करना असंभव है। लूले पंगु पापी ब्राह्मण से विवाह करे तो ब्राह्मण वधु पतित नहीं होती, परंतु यदि वह विद्वान सभ्य कायस्थ से विवाह करे तो पतित हो जाए। शराबी कंगाल मराठा से विवाह करे तो मराठा स्त्री स्त्री पतित नहीं, पर यदि वह शाकाहारी लोक सेवक पढ़े लिखे चमार से विवाह करे तो वह नीच उसका मुंह भी न देखे। वास्तव में संकर तो वह जिससे संतति उत्तरोत्तर उत्कर्ष न कर सके ऐसा विवाह। यदि सुजनन विज्ञान का नियम है, पर इस नियम का किसी को पता नहीं। जाति भेद में मान्य संकर माने उच्च जाति का नीच जाति से विवाह, फिर उस वधू वर में से कोई रोगी हो या उनकी संतति चाहे प्रकट अधोगति की ओर जाने वाली हो। महारों की बातें लें, उनकी कन्या से कोई 5 पीढ़ी से निरोगी, पढ़ा लिखा, सुंदर, पैसे वाला काठियावाड़ का भंगी विवाह करने को आगे आए, तो भी उसका बाप अपनी लड़की उसे नहीं देगा और किसी काले, गंदे, बीमार, मूर्ख, निर्धन पर महार लड़के से उसका विवाह कर देगा। जबकि ऐसे वर से विवाह का अर्थ निकृष्ट संतान को जन्म देना है, अर्थात वास्तव में संकर करना है। पर ऐसा सोच है कहाँ? ब्राह्मण मराठा की तरह ही वह लड़का महार जाति में जन्मा, इसलिए भंगी लड़के से उच्च माना जाएगा। महार भी अपनी जाति को भंगी से ऊंचा ही मानेगा। त्रावणकोर राज्य में मंदिर अस्पृश्यों के लिए खोल दिए गए हैं, पर केवल एझुआ अस्पृश्यों के लिए। पालुआ और परिया जाति के अस्पृश्यों को उनमें उसमें प्रवेश अभी भी मना है। परिया में कुछ लोग एझुआ जितने ही सुधरे हुए हैं, परंतु उन्हें मंदिर में प्रवेश देने में एझुआ अस्पृश्यों का ही विरोध है। एझुआ स्वयं में एक अस्पृश्य जाति है और उन्हें यह लगता होगा कि स्पृश्य उन पर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। फिर भी वही एझुआ जब पालुआ और परिया को अस्पृश्य मानते हैं, तब उन्हें वह किसी पर उनके द्वारा होने वाले अन्याय नहीं लगता, वरन सनातन धर्म ही लगता है। पालुआ जिस मंदिर में प्रवेश करेंगे वह मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा वे एजुआ समझते हैं। क्योंकि कोई परिया चाहे किसी एजुआ जितना ही सुधरा हो, पर उसका जन्म तो नीच जाति में हुआ है। स्पर्शों की पोथी में एजुआ जन्मतः नीच और एजुआ की पोथी में परिया जन्मतः नीच। यद्यपि अपने राज्य के सारे राज मंदिर एजुआ स्पर्शों को खुले करके त्रावणकोर के महाराजा और उनके कार्यभारी श्री आयर ने बहुत ही अभिनंदनीय सुधार किया है, फिर भी रत्नागिरी के पतित पावन मंदिर की तरह केवल महार ही नहीं, भंगी तक संपूर्ण हिंदुओं को समानता से मंदिर प्रवेश देकर जाति भेद की टांगे पूरी तरह से तोड़ दी गई हैं, ऐसा त्रावणकोर में अभी तक नहीं हुआ है। यह भुलाया नहीं जा सकता। दूसरी भी एक विषमता त्रावणकोर मंदिर में है और वह है देवोक्त पूजा। रत्नागिरी के पतित पावन मंदिर में पूर्वास्पृश्य मूर्ति की भी और वेदोक्त पूजा भी कर सकता है। वह अधिकार एझुआओं को भी अभी तक नहीं मिला है। तीसरी बात यह भी ध्यान में रखने की है कि त्रावणकोर के पूरे राज्य में लागू कर दिखाने का कार्य जब तक कार्यभारी पद पर मुसलमान व्यक्ति पदासीन था, तब तक नहीं किया जा सका। अंत में यह सुधार लागू करने का दायित्व श्री आयर जैसे एक ब्राह्मण कार्यभारी ने ही पूरा किया। उच्च वर्गीय स्पर्श अस्पृश्यता निवारण के लिए कभी भी अनुकूल नहीं होने वाले ऐसी वाहियात बातें करने वाले हिंदू द्वेषी यह बात विशेष रूप से ध्यान में लाएं कि एक क्षत्रिय महाराजा और एक ब्राह्मण प्रधान अस्पृश्यों को सैकड़ों राज मंदिर खुले करता है, पर एक अस्पृश्य जाति एजुआ दूसरे अस्पृश्य पालुआ परिया को अपने से जन्मतः नीचतर अस्पृश्यतर मानने से चूक नहीं रहा है। माने जाति भेद की मानी हुई जन्म जाति ऊंच नीच अभी भी सीने से लगाए रखने का सारा पाप उच्च वर्णीय स्पर्शों का है, यह मानकर उन पर ही गालियों की बरसात करने वाले अंबेडकर यह जान ले कि भंगी को अस्पृश्य मानने वाले महार एवं परिया को न छूने वाले एजुआ अस्पृश्य भी उन गालियों में बराबर के हिस्सेदार हैं। उपयुक्त सारे विवेचन से यह ध्यान में आ सकता है कि जन्मजात जाति भेद की सारी हानिकर प्रवृत्ति की जड़ में मानी हुई पोथी छाप जन्मतः लटकाई हुई ऊंच नीच है। पहले कभी जाति जाति के बीच उपजी ऊंच नीच और उससे पैदा हुई स्पर्श बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी आदि रूढ़ियां अधिकतर उपयुक्त एवं अपरिहार्य हुई होंगी। जाति भेद भी बहुत मात्रा में लाभकारी हुआ होगा, परंतु आज वे प्रश्न हमारे सामने नहीं है। भिन्न भिन्न जातियों में माने जाने वाली यह जन्मतः ऊंच नीच आज प्रकट गुणों की कसौटी पर पूरी झूठी और हानिकारक सिद्ध हो रही है और उस जाति भेद से उपजी स्पर्श बंदी, वेदोक्त बंदी, रोटी बंदी आदि रूढ़ियां हिंदू संगठन के लिए आज अति घातक सिद्ध हो रही हैं।
प्रकट गुणों पर से ही ऊंच नीच निश्चित करना आज न्याय एवं हितकारी है। आज के जाति भेद के सारे अनिष्ट की जड़ है मानी हुई ऊंच नीच की भावना। उसी का उच्चाटन हो जाए तो इस जाति भेद का विषदंत निकल जाए। यदि यह जन्मजात ऊंच नीच का भ्रम उखाड़ा गया और स्पर्श बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी आदि जाति भेद की जो आधारभूत रूढ़ियां हैं उन्हें तोड़ा गया, तो जो जाति भेद शेष रह जाएगा वह विषैला दांत टूटे सांप जैसा निर्जीव और निरुपद्रवी होगा। आज जैसे कुल नाम अलग अलग हैं, वैसे ही ये जाति के नाम और उनके गुण जीवित रहे तो भी हानिकर नहीं होंगे। ब्राह्मण जाति का नाम ब्राह्मण ही रहा, पर उसके प्रकट गुण से अधिक उसे जन्मजात श्रेष्ठत्व या जन्मजात विशेषाधिकार न रहे, तो वह स्वयं को प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने को ब्राह्मण कहे तो क्या और न कहे तो क्या। महार जाति से चिपकी जन्मजात अस्पृश्यता निकल गई। अपने गुणों के आधार पर कोई भी व्यवसाय करना उसे संभव हुआ। समाज में सामान्य रूप से रहने लगा। अपनी इच्छानुसार किसी के साथ भी खाने पीने लगा। उसकी इच्छा हो तो उसे वेद विद्या से लेकर कोई भी ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा न रहे। जाति के कारण किसी भी तरह के हीन भाव से वह मुक्त हो गया, तो उस जाति के लोग अपने को महार कहें और अपनी जाति का संग बना अपनी पात्रता अनुसार अन्य किसी को भी नागरिक समानता से मिलने वाले अधिकार प्राप्त करने के लिए या उस जाति के शिक्षा सुधार का और उसका विकास करने के लिए सांधिक प्रयास करें, तो उसमें हिंदू संगठन की दृष्टि से विष विघातक कुछ नहीं होगा। ऐसे केवल नाम के लिए किसी भी तरह के जन्मजात अधिकारहीन पर जाति संस्था को मानने वाले जाति संघ या वर्ग संघ बने रहे तो कोई आपत्ति नहीं है। हमारा कुलनाम सावरकर, किसी का किर्लोस्कर। कुलनाम केवल भिन्न है पर हम में कोई टकराव नहीं है। पर सावरकर कुल में जन्मा कोई व्यक्ति कोई परीक्षा दे अथवा न दे, बैरिस्टर माना जाएगा और उसे वे सारे अधिकार भी मिलेंगे। या किर्लोस्कर कुल में जन्मा हर व्यक्ति, उसमें उद्योग प्रियता की पात्रता हो न हो, वह कारखाना ही लगाए, ऐसा जन्मजात नियम बना तो झगड़ा प्रारंभ हुआ, समाज की हानि हुई। आज के जाति भेद से जो हानि और मनमुटाव होते हैं वह ऐसे ही केवल मानी हुई जन्मजात ऊंच नीच के विशिष्ट अधिकारों के कारण और विशिष्ट व्यंगों के कारण है। किसी भी जाति को उसके प्रकट गुणों से अलग कोई भी विशिष्ट उच्चता या नीचता चिपकाना बंद होते ही कोई स्वयं को ब्राह्मण कहे या महार कहे, कोई ब्राह्मण संघ बने या महार संघ बने, कोई कुल अपने को सावरकर कहे या किर्लोस्कर कहे, उससे न व्यक्ति की हानि न समाज की। इतनी बात ध्यान में रहे, फिर संक्रमण काल में जाति तोड़क संघ की क्या नीति रहे, यह निश्चित करना काफी सरल हो जाएगा। यह कैसे होगा, इसे देखें। संक्रमण काल में जाति संघ एक अपरिहार्य अनिष्ट है। जाति तोड़क एक विशिष्ट बात अवश्य जान लें कि इस संक्रमण काल में और 100 वर्ष तक तोड़ो कहने से जाति संघ टूटने वाले नहीं। वह रास्ते की एक अनिष्ट और विशाल बाधा है और वह बाधा गेंती की मार से ही भी टूटने वाली नहीं, पर उसमें से सरंग निकालना फिर भी आसान है। वह एक अपरिहार्य बाधा कैसे है, यह लेख की सीमा में विस्तार से कहना असंभव है। फिर भी कुछ मुद्दों पर विचार करें। पहला कारण, जब तक अधिकतर जातियों के जाति संघ हैं, तब तक दूसरों को उसे टालना कठिन और हानिकारक भी है। जैसे वैश्य संघ को लें। ब्राह्मण संघ ब्राह्मण छात्रों की ही सहायता करेगा। सारस्वत संघ, भास्वार संघ, प्रभु संघ, कायस्थ संघ भी अपने अपने छात्रों की ही सहायता करेंगे। अब वैश्य जाति के युवक शिक्षा के लिए सहायता प्राप्त करने किसके दरवाजे जाएं? जहां जाएंगे वहां यही कहा जाएगा कि केवल अपनी जाति के ही छात्रवृत्ति देते हैं। ऐसी स्थिति में वैश्य बच्चों के लिए उनकी जाति का संघ बनाना अपरिहार्य हो जाता है। चित्त पावन संघ आज तक कोई विशेष अस्तित्व में नहीं था, परंतु सारस्वत, वैश्य, नाई, धोबी, माली, मराठा आदि अधिकतर जातियों के संघ बन जाने के कारण चित्त पावनों ने अपने प्रश्न और आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कम से कम शिक्षा में सहायता देने के लिए ही संघ स्थापित करना अपरिहार्य हो गया। दूसरा कारण, आज जाति संस्था बुद्धमूल और जीवंत है। हर जाति को जन्म से ही क्रमबद्ध ऊंच नीच लटकी हुई है। इस कारण उनके हित अहित की सीमा के कुछ प्रश्न ही उनके होते हैं, जैसे महार आदि अस्पृश्यों के हैं। अस्पृश्यता का धब्बा उनकी एक बाधा है। उसे दूर करना है तो उस विशिष्ट बाधा को दूर करने के प्रयास उनका ही संगठन संघ जो कर सकता है, वह दूसरा संघ कैसे करेगा? गाड़ी वालों को अपने दुख जैसे गाड़ी वाला संघ ही प्रकट कर सकता है या प्रतिकार कर सकता है, वैसे दूध वाला संघ उनके लिए नहीं कर सकता।
महार लड़कों को पाठशाला में मिला-जुला बैठाना हो या उनको छात्रवृत्ति देनी हो, तो महार जाति को मानना ही पड़ेगा। अस्पृश्यों में चमारों के दुख अलग हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय, स्थिति, मान अलग हैं। भंगियों की जाति संबंधी वेदना और कमियां अलग हैं, जैसे ही मराठा जाति का है। उनको अन्याय लगने वाले, चुभने वाले प्रश्न अलग हैं और उनके निराकरण के लिए उनका अपना मराठा संघ ही चाहिए। मनुष्य स्वभाव देखें तो मराठा जाति के प्रश्नों को ब्राह्मण संघ क्यों व कैसे सुलझा सकता है? महिलाओं के प्रश्नों का हल खोजने के लिए महिला संघ ही चाहिए। जाति की अपनी जाति मूलक कमियां आवश्यकताएं जब तक अस्तित्व में हैं, तब तक उन विशेष प्रश्नों के हल खोजने के लिए जाति संघ बनाना और प्रयास करना अपरिहार्य ही होगा। जाति मूलक कोई विशिष्ट कमी, अन्याय या आवश्यकता जैसे जैसे कम होती जाएगी, सारी जातियां जितनी जितनी समतल पर आती जाएंगी, उसी अनुपात में जाति विशिष्ट विषमता कम या ढीली होगी, उसी अनुपात में वे संघ अपने आप ही अनावश्यक होते होते मृत्यु के दरवाजे बैठने लगेंगे, पर इससे पहले नहीं। तीसरा विशेष महत्व का कारण उपर्युक्त अपरिहार्य अनिष्ट में सौभाग्य से जो एक इष्ट प्रवृत्ति बीज रूप में है, उसका जैसे विष का प्रयोग औषधि में होता है, वैसा प्रयोग चतुरता से किया जाए तो संगठन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। बुरा यदि जड़ से ही निकाला न जा सकता हो, तो उसमें से जो कुछ उपयुक्त निकाला जा सके, वह उपयोगी निकाल देना चाहिए। इस सूत्र में जाति संघों के नाम से आज हिंदुस्तान में कम से कम उस समूह का जो संगठन हो सकता है, वैसा सबल, सहज और स्वतः स्तर संगठन अन्य किसी भी नाम से अभी नहीं हो सकता। हम एक राष्ट्र के या एक धर्म के हैं, इस भावना से अधिक हम अमुक एक जाति के हैं, यह भावना ही आज अपनी करोड़ों सामान्य जनता में बहुत तीव्र और लोक संग्राहक है। जन्म से ही उठते बैठते, खाते पीते, नाते संबंधियों में नामकरण से अंत विधि तक सब धर्म कार्यों में जाति का संबंध पग पग पर, जाति की भावना धर्म में, अर्थ में आती रहने से हिंदू शिशु से अति वृद्ध तक में, हम ब्राह्मण, बनिया या महार यदि एकमेव लोक संग्राहक भावना अति प्रबल और आदत से रोम रोम में रमी देखते देखते हैं। इसलिए वैश्य संघ कहते ही पिछले गांव के बनिया में भी ममता उमड़ पड़ती है। अपना उसके साथ लाभ संबंध है, यह तीव्र भावना बिना किसी प्रचार प्रयास करते आज अपने 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 आप जाग जाती है। वैसी ममता अभी तक करोड़ों सामान्य जनता में हिंदू संघ या राष्ट्र संघ इस नाम के लिए कुटिया कुटिया में चिताई तो भी चेतती नहीं है। इस नंगी सच्चाई को अस्वीकारना मूर्खता होगी। अंबेडकर कहते ही गांव गांव का महार उन्हें देखने उमड़ पड़ता है। वह अंबेडकर बैरिस्टर हैं इसलिए नहीं, अपितु वे महारों के बैरिस्टर हैं, हमारे जात भाई हैं इसलिए। यदि स्थिति ब्राह्मण से भंगी तक की है, वैश्य परिषद के लिए हम संगमेश्वर गए थे। देखा तो एकदम गंवार बूढ़े बनिया भी आस्था से किराया खर्च करके वहां आए थे। पर हिंदू परिषद या हिंदी परिषद नाम से कोई आयोजन होता, तो उस भीड़ में 100 में से 75 बनिया किराया देते तो भी ना आते। ब्राह्मण के पड़ोस में रहने वाला मराठा का एक दूसरे से आज की परिस्थिति में भी लाक्षणिक भाव से नहीं, वास्तविक भाव से कोई भी सौहर सूतक नहीं होता। परंतु 2 पीढ़ी पूर्व कलकत्ता गए हुए और एक दूसरे का मुंह भी ना देखे हुए ब्राह्मण मराठा से उनके रक्त बीज, सौहर सूतक आदि निकट के संबंध होते हैं, हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जाति से रोटी बेटी संबंधों के कारण पक्का बंधा हुआ, तो हर जाति का दूसरी जाति से रोटी बंदी बेटी बंदी की खाइयों के कारण दुराव बढ़ा हुआ। कुछ प्रकरणों में एक दूसरे का स्पर्श तो मद्रास जैसे प्रदेश में दर्शन भी वर्जित है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू राष्ट्र को संगठित करने के लिए व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना महादुष्कर है। तुलना में जाति को जाति से जोड़ने के फिर नए सूत्र जोड़ना में प्रारंभ में तो आसान है। लोक संग्रह इसलिए पहले जाति संघों को ही सहज है। नए ढंग के जाति संघ ना ही कहें तो भी अपने आप उगते चले जा रहे हैं और हिंदू संघ सब प्रयास खड़े रहने करने पड़ रहे हैं, उसका यही कारण है। उपजाति संघ भी कहें तो भी कुछ नियंत्रण तो हो ही जाएगा। महाजाति संघ कहें तो उपजाति संघों को एक करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी ही, क्योंकि संघ का अर्थ ही संकुचन की नाश प्रवृत्ति है। ब्राह्मण महासभा या अखिल ब्राह्मण संघ है तो ब्राह्मण जाति की उपजातियां नष्ट हो सकती हैं और उतने उप अनुपात में संगठन बढ़ सकता है। भावसार क्षत्रिय संघ है तो नामदेव, कोंकणस्थ, देशस्थ, शाक्त, वैष्णव, दर्जी, रंगारी आदि उपजातियों के एकीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है और उतने अनुपात में संगठन बढ़ता है। वैश्य संघ हो तो संगमेश्वरी
पाटने, नार्वेकरी बनिया एक सूत्र में बंधकर उतनी उपजातियों को एक करने का प्रयास शुरू हो जाता है। संगठन उस अनुपात में बढ़ता है। इस दृष्टि से देखें तो जाति-जाति के महासंघों से यदि उनका उचित उपयोग कर लेने की दक्षता रखी गई तो हिंदू संगठन के राष्ट्र मंदिर की ओर चढ़ते जाने के लिए सीढ़ियां बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। उपजातियों की संकुचित वृत्ति का नाश करने वाले ये महासंघ जिन संघटक प्रवृत्ति को लाखों हिंदुओं में उत्पन्न करते हैं, उसी व्यापकता की प्रवृत्ति के बल पर हिंदू संगठनों की क्षमता एवं संभावना अधिकाधिक बढ़े बिना नहीं रह सकती। यदि उस जाति संघ का निर्देशन उसी हिंदू संघटक ध्येय की दिशा को लक्ष्य कर पहले से ही मजबूती करने के प्रयास में हमने ढिलाई नहीं की तो। चौथा कारण, इस संक्रमण काल में जिन कारणों से जाति संघ अपरिहार्य होते जा रहे हैं, उन कारणों में इनके द्वारा ही हो सकने वाले कुछ उपयोगी कार्य हैं। जैसे जाति में शिक्षा का प्रसार विकास करने के लिए हिंदू विद्यार्थी सहायता संघ की स्थापना की गई या राष्ट्रीय शिक्षण संघ की स्थापना की गई तो राष्ट्र की चिंता जिन्हें है ऐसे 10-5 व्यक्ति ही सहायता करने आगे आते हैं, क्योंकि अन्य सैकड़ों ग्रामीणों में राष्ट्र की भावना नहीं होती। परंतु महार विद्यार्थी संघ, माली विद्यार्थी संघ या भंडारी जाति के शिक्षा हेतु संघ की स्थापना की जाए तो पिछड़ी होते हुए भी उस जाति की बुढ़ी सुढ़ी महिलाएं भी उसमें सहायता करने को अधिक तत्परता से आगे आती हैं। यह ठोस अनुभव है। कारण भी स्पष्ट है। उनमें जाति धर्म की सीख जैसे माँ के दूध के साथ ही पिलाई जाती है, वैसी राष्ट्र धर्म की नहीं होती। वह राष्ट्र धर्म की सीख रोम रोम में रमे तब तक शिक्षा वृद्धि, स्वास्थ्य, दारूबंदी आदि अनेक सुधारों के लिए लगने वाला श्रम और पैसा जो राष्ट्र सभा या हिंदू सभा के नाम से कभी भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता, वह भी सहज जमा हो जाता है। उपजातियों के बीच की रोटी बंदी बेटी बंदी तोड़ने में भी इन जाति महासंघों का उपयोग अधिक अत्यधिक होता है। भावसार महासभा के प्रस्ताव के कारण दर्जियों की उपजातियों के जमा भावसार महासभा के प्रस्ताव के कारण दर्जियों की उपजातियों में परस्पर विवाह होने लगे, यह प्रत्यक्ष आज का उदाहरण है। हिंदू महासभा या जाति उन्मूलक संघ के प्रस्ताव से इस तरह झटपट बेटी बंदी तोड़ना संभव न हो पाता, क्योंकि हिंदू महासभा क्या होती है, यह जिन शताधिक अशिक्षित दर्जियों को ज्ञात नहीं है, उन्हें अपनी जाति का संघ क्या है, यह अच्छी तरह ज्ञात है और इसलिए उससे उनका जुड़ाव है। मृत पशुओं का को उठाना तथा उनका मांस खाना छोड़ें, ऐसा प्रस्ताव महार परिषद में पारित हुआ। इस प्रस्ताव को लागू करने का अर्थ प्रत्यक्ष आर्थिक हानि करना ही नहीं था। प्रत्यक्ष आर्थिक हानि सहज करना ही नहीं था, गांव वालों का रोष भी सहन करना था। परंतु दोनों ही बातों का सामना करते हुए महार जाति ने यह प्रस्ताव लागू किया। सैकड़ों महार लोगों ने ढोर खींचना या मृत मांस खाना छोड़ा है। राष्ट्रसभा के प्रस्ताव से इतनी त्वरित गति से कार्य न हुआ होता। सारांश यह है कि शिक्षा का प्रसार कर शताधिक उपजातियों में चली आ रही रोटी बंदी बेटी बंदी तोड़ कर गंदी प्रथाएं खत्म कर करोड़ों हिंदुओं को इस उस मर्यादा तक क्यों न हो पर संगठित एवं विकसित करने के काम में इन जाति संघों का उपयोग आज अधिक हो रहा है और उस दृष्टि से समाज को हिंदू संगठन के काफी पास लाने में भी मदद मिलती है। इसलिए ये जाति संघ आज अपरिहार्य सिद्ध होते हैं। ये जाति संघ आज जाति उन्मूलन के रास्ते की सुरंग होने के कारण उनका कुशलता से उपयोग कर लेने पर और जब तक दूसरा कोई साधन पास नहीं है, तब तक उसी का जो हो सके वह उपयोग कर लेना अपरिहार्य होने से जाति संघों की उन्हीं सुरंगों से जाति भेद की नींव ढीली करने का कार्य काफी कुछ अंशों में कर लेने जैसा है, कर लेना आवश्यक है। आगे पढ़ना है? ठीक है। जाति उन्मूलन वालों की जाति संघ की संबंध में नीति क्या हो? जाति संघों के संबंध में नीति निर्धारित करते समय किस कार्यक्रम का अनुसरण किया जाए, उनका निर्देशन करूं तो वह कार्यक्रम क्यों किया जाए यह समझ में आ जाएगा। प्रथम आवश्यक बात यह कि किसी भी जाति संघ से कैसा भी संबंध न रखने वाली जाति निर्मूलन समिति नगर ग्रामों में जहां जहां संभव हो स्थापित की जाए। इस समिति के सदस्य अपनी जाति केवल हिंदू ही लिखे, जनगणना में या अन्यत्र
कहीं भी किसी उपजाति का उल्लेख न करें, हम ऐसा ही कहते हैं। स्पर्शबंदी, रोटीबंदी को खुले नाम छापकर तोड़ें, सहभोजों का आयोजन चालू रखें, पूर्वास्पर्शों के घर नाम घोषित कर भोजन करें, स्वच्छता का बंधन अवश्य पालन करें। उपर्युक्त जाति उन्मूलन समिति के लोग दूसरी कोई भी जाति संस्था स्थापित न करें। कोई भी जाति अपनी है यह न माने, न कहें, परंतु हम इस कुल में जन्मे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं। वह न कहना हास्यास्पद है। मैं राष्ट्रवादी होते हुए भी किस गांव में जन्मा? इस प्रश्न का उत्तर दूं कि हिंदुस्तान में, तो वह हास्यास्पद ही होगा। मैं भगूर गांव में जन्मा, यही कहना ठीक, सत्य और आपत्ति रहित है। वैसे ही चित्पावन कुल में जन्मा, यह भी कहना ही पड़ेगा। वह तो इतिहास ही है, क्योंकि मेरे माता-पिता चित्पावन कहलाते थे। इसको इनको नकारना अशक्य। मैं स्वयं चित्पावन जाति नहीं मानता, परंतु पिता मानते थे। अतः मेरा जन्म चित्पावन जाति का, परंतु अब मैं पूरे मन से हिंदू जाति का ही हूँ। यही अंतिम सत्य है। उसी तरह मैंने किसी जाति संस्था की स्थापना नहीं की, तब भी जब तक कुछ प्रश्न जाति की मर्यादा में ही हल करना हिंदू संगठन की दृष्टि से अपरिहार्य है, मुझे उन प्रश्नों के लिए जात-पात की बात माननी ही पड़ेगी। संक्रमण काल में जाति भेद का और जात पात का उल्लेख करना ही पड़ेगा। अस्पृश्यता हटाना है तो अस्पृश्य जातियों का उल्लेख करना ही होगा। सहभोज में सब जातियां मिली जुली बैठी थी। यह सिद्ध करने के लिए, जाति तोड़ने के लिए ही सहभोजियों की वर्तमान जाति न होते हुए भी उनके नाम छापते हुए उनके जन्म की मानी हुई जाति का यथा ब्राह्मण, मराठा, महार आदि का उल्लेख अपने नाम के सामने कोष्ठक में करना होगा। यह विसंगत नहीं है। इतना ही नहीं, अपितु अपने जन्म के समय की मानी हुई जाति का नाम न कहना केवल शब्द छल होगा। उसी कारण से, और जैसा कि ऊपर कहा गया है, जाति संघ के अनिष्ट में जो भी इष्ट घटक है, उसका जाति निर्मूलन के पक्ष में उपयोग करने के लिए जाति निर्मूलकों द्वारा सभी जाति संघों से सब तरह का असहयोग करना निरर्थक, अनर्थक एवं त्रुटिपूर्ण होगा। सभी जाति संघों से संपूर्ण असहयोग न करें। ऐसा जो ऊपर कहा गया है, उसका अर्थ यह है कि कुछ जाति संघों से संपूर्ण असहयोग और कुछ जाति संघों से कुछ अंशों में सहयोग करना चाहिए। उसका चुनाव करने की अच्छी कसौटी निम्न है। आज जो जाति संघ अस्तित्व में है, उनमें से कुछ अपनी जाति के जनजात श्रेष्ठत्व का डंका पीटने वाले हैं। उसमें जाति निर्मूलन के विचार का खुला प्रचार करने वालों और सहभोज आदि कार्यक्रम आयोजित कर जाति भेद तोड़ने की क्रिया में सहभागी लोगों को उसी जाति के होने पर भी अपनी उपर्युक्त व्यवहार स्वतंत्रता छोड़े बिना प्रवेश नहीं मिलता। ऐसा जहाँ हो, वहाँ जाति निर्मूलन करता कोई संबंध न बनाए। जैसे किसी लिंगायत संघ ने भंगियों के साथ या ब्राह्मणों के साथ या भिन्न जाति के साथ भोजन किए लोगों को का बहिष्कार करने, अस्पृश्यों को न छूने, मंदिर प्रवेश न करने देने आदि नियम बनाए हों और उनका पालन न करने वालों की सदस्यता ही रद्द करने की जिद करने वाले जाति संघ से जाति निर्मूलकों को कभी भी और कैसा भी संबंध न रखना होगा। पर भाग्य से जाति संघों का एक दूसरा भी वर्ग है। जैसे गत 10 वर्षों के हिंदू सभा के प्रचार से उत्पन्न हुए संगठित वातावरण में रहते आए रत्नागिरी जिले में वैश्य सभा और मराठा शिक्षण संघ है। इन दोनों संघों में सहभोज में भंगियों के साथ भी प्रकटतः भोजन करने वाले एवं जाति भेद तोड़े जाने का प्रचार करने वाले अनेक बनिया या मराठा लोग हैं, जिन्होंने अपने जाति निर्मूलक ध्येय या प्रत्यक्ष व्यक्तित्व आचार को किसी भी तरह त्यागा या मोड़ा नहीं तथा संघ की ओर से वैसा करने का दबाव भी नहीं आया। उनकी कार्यकारिणी में भी ऐसे जाति निर्मूलक चुनकर आते हैं। दूसरे यह कि इस संघ की सदस्यता की प्रकट व्याख्या इतनी ही है कि जो वणिक कुल में या मराठा कुल में जन्मा हो, वह सदस्यता के लिए पात्र है। फिर वह आज जाति भेद मानता है या नहीं, या बनिया या मराठा जाति का उल्लेख अपने नाम के साथ करता है या नहीं, इससे संघ को कुछ भी लेना देना नहीं। यह शर्त स्वीकार करना जाति निर्मूलक बनिया या मराठा संगठन कर्ता को विसंगत लगने का कोई कारण नहीं है। यह पहले ही इस लेख में कहा गया है। में तीसरा यह है कि संघ अनेक उपजातियां तोड़कर उनके बीच की रोटीबंदी बेटीबंदी तोड़ने के अनुकूल है। माने ये संघ जाति निर्मूलन संघ की उस अनुपात में द्वितीय या आंशिक शाखा हो जाते हैं। चौथा यह है कि उनका कार्यक्षेत्र भी संगठन के अनुकूल ही है। अपनी जाति में शिक्षा प्रचार करना, व्यसन और खर्चीलेपन को दूर करना, उसे उसके गुणानुसार अधिक, यदि अन्य जातियों या सरकार के दुराग्रह से या उपेक्षा से
नहीं मिल रहे हों तो उन्हें प्राप्त करना, जाति पर जाति के कारण होने वाले विशिष्ट अन्याय को रोकना आदि अनेक उपयुक्त न्याय और हिंदू संगठन के अनुकूल कार्य ही वे संघ अधिकतर कर रहे हैं। अन्य जाति पर अपनी श्रेष्ठता लादना या स्वयं को अपने प्रकट गुणों से अधिक कोई भी विशिष्टाधिकार हैं, ऐसा न मानना ही उनकी नीति है। उपर्युक्त जाति संघों से जाति निर्मूलन करता सहयोग करें, यही उचित है। अपने जाति निर्मूलक विचारों के प्रचार और प्रकटतः किए गए सहभोज आदि जाति निर्मूलक कार्यों को किसी भी तरह न त्यागते हुए केवल उस जाति में जन्म लिया, इस एकमात्र शर्त पर उस जाति संघ की सदस्यता उस जाति का जाति निर्मूलक यदि ग्रहण कर सकता हो, तो उस जाति संघ का सदस्य बनने में जाति निर्मूलकों को कोई आपत्ति न होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उल्टे यह कि ऐसे जाति संघ की सदस्यता जितने अधिक जाति निर्मूलक ग्रहण करें, उतना अच्छा। उदाहरण के लिए रोटी बंदी तोड़ने की ही बात लें। ऊपर नमूने के लिए उद्धृत जिले की वैश्य परिषद में या मराठा परिषद में भी भोजन समारोह में उस जाति संघ के सारे सदस्य और अतिथि मिले जुले बैठाए जाते हैं। अब उसमें बहुत बार प्रत्यक्षतः महार भंगियों के साथ भोजन किए हुए 50-75 बनिया मराठा या चितपावन तो रहते ही हैं, पर जाति परिषद में आयोजित जाति भोज में इस पर कोई आपत्ति नहीं है। माने अस्पृश्यों सहित अन्य किसी भी जाति के साथ भोजन किया हुआ व्यक्ति बनिया, मराठा या बामन जाति बाहर नहीं होता। रोटी बंदी कोई जाति का लक्षण या कर्तव्य नहीं रहा है, यह स्पष्ट है। जाति निर्मूलन के रास्ते में अन्य जाति के साथ भोजन करने मात्र से किए जाने वाले बहिष्कार की घातक रूढ़ी इस तरह जितनी मरणोन्मुख होगी, उतने अनुपात से वह जाति हिंदू संगठन के ध्येय की ओर बढ़ेगी। यह काम भी कम नहीं है। वहीं बात शुद्धि की। शुद्धिकृत बनिया मराठा या बामन अपनी जाति में ही नहीं, अपितु जाति पंगत में समा लेने में इन परिषदों में अब कोई रोक टोक नहीं है। शुद्धिकृतों को पंगत पावन कर लिया जाता है। अब जाति भेद की रोटी बंदी, शुद्धि बंदी जैसी बेड़ियां भी वे प्रगतिशील और सयाने जाति संघों ने तोड़ी, अर्थात उनमें जाति निर्मूलक विचारों के सदस्यों की संख्या अधिक थी। ऐसे लोग बनिया मराठा या बामन संघों के सदस्य बने, इसलिए यह स्थिति बनी। इन जाति संघों से रोषपूर्ण असहयोग कर लोग बाहर ना निकले होते तो भी जाति संघ बना ही रहता, पर फिर वह ऐसा प्रगतिशील नहीं होता, यह एकदम स्पष्ट है। अतः ऐसे दूसरी तरह के जाति संघ में अपनी संख्या यथासंभव बढ़ानी चाहिए। अपने जाति भाइयों को केवल जन्मजात ऊंच नीच की घातक भावना एवं जाति भेद के अधीन स्पर्शबंदी, रोटीबंदी आदि दूषित रूढ़ियों से मुक्त कराने का प्रयास इन जाति संघों में घुसकर करना चाहिए और इसी रीति से स्वतंत्र जाति निर्मूलक संघ बाहर से और जाति संघों में घुसकर अंदर से ऐसी दोहरी चोट करें, यही आवश्यक है। विशेष रूप से आज जो प्रगतिशील जाति संघ है, उन संघों में बहुमत से ऐसी एक प्रतिज्ञा संस्था के ज्ञापन में अंकित करने के लिए बनाई जाए कि यह जाति संघ केवल जन्म से ही कोई जाति उच्च या नीच होती है, यह नहीं मानता। इसलिए जाति या व्यक्ति की योग्यता उसके द्वारा प्रकट गुणों पर से ही आंकी जाए और उसका गुण विकास करने के लिए हर जाति को समान अवसर दिए जाएं। रत्नागिरी के चित्पावन संघ ने अपनी उपर्युक्त नीति स्पष्टता से निर्देशित की है, वैसी ही हर प्रगतिशील जाति संघ को अपनी जाति संस्था के ज्ञापन में करनी चाहिए। जाति संघों का मन उपर्युक्त प्रतिज्ञा के लिए अनुकूल करने के लिए और उन जाति संघों की ओर से उपजातियां तोड़कर स्पर्शबंदी, रोटीबंदी आदि रूढ़ियों की भावना नष्ट कर शिक्षा आदि उपयुक्त कार्य करा लेने के लिए ऐसे प्रगतिशील जाति संघों में उन जातियों में जन्मे हमारे जाति निर्मूलन संस्था के हिंदू बंधु अवश्य शामिल हों और वे वहां बहुमत में हों, इतनी संख्या में जाएं और अपने जाति भाइयों का मन जाति निर्मूलन के लिए अनुकूल कर लें। आज विधानसभाओं में जातिवार स्थान आरक्षित हैं। वैसा न होता तो अच्छा होता, पर चूंकि वे हैं, इसलिए महार की जगह कोई बुद्धू प्रतिनिधि जाकर बैठे या मराठा के लिए आरक्षित स्थान पर कोई अड़ियल भेजने की अपेक्षा दौड़कर जाधवराव, काजरोलकर, बालू, राजभोज आदि जाति भेद को न मानने वाले लोगों में से कोई भेजा जाना जाति निर्मूलन की दृष्टि से अधिक लाभदायक होगा, यह स्पष्ट है। परंतु महार के लिए स्थान, मराठा के लिए स्थान, ऐसे शब्द प्रयोगों को स्वीकार कर उम्मीदवार खड़ा करना जाति भेद को कुछ अंशों में स्वीकारना होता है। ऐसे शाब्दिक हौवे से डरकर यदि आति जाति निर्मूलक कहलाने वाले अंबेडकर, राजभोज, यादव राय,
दौड़कर उन स्थानों का बहिष्कार करने लगें तो उन स्थानों पर कट्टर, अयोग्य और अड़ियल जातिनिष्ठ कब्जा कर लेंगे और शब्द के लिए गल उसके अर्थ का ही गला कटेगा। ऐसे समय में जाति के नाम पर ही विधिमंडल में जाति निर्मूलक लोग घुसे और उस आरक्षित जाति निष्ठा की प्रथा को नए संविधान में विधिमंडल के रास्ते ही तोड़ दें। यही इष्ट और बुद्धिमता है। वही नीति जाति संस्थाओं के बारे में भी वैसी की वैसी लागू है। जाति संस्थाओं में जाति निर्मूलकों का बहुमत बने रहने से स्पर्शबंदी, रोटीबंदी आदि आज के जात पात के चिन्ह निष्ठ होंगे। कोई कुछ खाए, किसी के साथ खाए, उसकी जाति नहीं बिगड़ेगी। यह नई भावना जाति संस्थाओं में ही रूढ़ होती जाएगी। कोई भी जाति केवल जन्मतः ही ऊंची या नीची नहीं है, यही हर संस्था की प्रतिज्ञा होगी। इससे जाति भेद का विष दंत निकल जाएगा और सारी जातियों का इकट्ठा उठना बैठना, स्पर्श करना, खाना पीना, रहना होने लगने से अंत में जातियां केवल नाम के लिए ही रह जाएंगी, जैसे आज कुल नाम है, और कालांतर में हिंदू संघ की संघटक शाखा होकर रह जाएंगी। किर्लोस्कर, मार्च 1937।